हेलो स्टूडेंट, वेलकम एआईएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, जो क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स पोर्शंस का टॉपिक है और इसके बारे में हम पूरा फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस इसमें 9th का जो टॉपिक है वो कवर अप करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। तो देखिए, पहले हम आप बताएंगे कि फोर्स की डेफिनेशंस क्या है। तो फोर्स के अंदर हम चलते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड टू सेट अ बॉडी इन मोशन और विच चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और विच कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? जो किसी बॉडी के मोशंस को रोकता है, उसकी अंदर होने वाले चेंजेस को रोकता है, उसकी स्पीड को रोकता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशंस जो बॉडी के होंगे उसको रोकता है। यदि वो किसी की बॉडी के अंदर उसके शेप में किसी तरह का चेंज करता है तो इस तरह का जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वही फोर्स कहलाता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स यहाँ पर दो प्रकार के हैं। पहला है नॉन कांटेक्ट और नेक्स्ट है कांटेक्ट। तो नॉन कांटेक्ट से मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं होता है। कांटेक्ट के लिए दो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं होता है। इसको कैसे, पहले हम समझे इसकी डेफिनेशंस को। दीज आर द फोर्सेस इन विच कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। हमने जो बताया वही चीज पे भी दे रखी है कि इस फोर्स के लिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज and electrostatic force between two charges are two example of field of forces। अब दो बॉडीज है, उनके अंदर जो है आपका ग्रेविटेशन लगा है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है दो चार्जेस के बीच में, उसके लिए भी जरूरी नहीं कि दोनों को कांटेक्ट में आना जरूरी हो। अब हम आते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। मतलब हम बात करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर जो बॉडी होगी वह एक दूसरे से कनेक्टेड होना जरूरी है। टू बॉडीज इज कनेक्टेड, ए कांटेक्ट एक्सट्रैक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। इफ द कांटेक्ट इज फ्रिक्शनलेस, द कांटेक्ट फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस एंड नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन। यदि दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट फोर्स लगाती है, देखिए आपके इसमें लगा कि एक जो ए है वो उसकी डायरेक्शन ए जो है फोर्स जिस डायरेक्शन में रख रहा है वो फोर्स F1 है और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही जो F2 है। तो इस तरह एक दूसरे के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट फोर्सेस हैं। इफ द कांटेक्ट इज अ फ्रिक्शनलेस, तो उस समय जो कांटेक्शन होगा या उनके अंदर जो कांटेक्ट होगा फ्रिक्शनलेस होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल यदि फोर्स लगाएगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं पाती है। ओके, द कांटेक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। तो इस तरह जो होगा उसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, हमने बात करी थी लॉ ऑफ मोशन की। तो लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम आते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अंदर। न्यूटन के आपको हर साइंस से रिलेटेड ना जाने कितने तरह के रूल्स हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी जो होती है वो खुद अपने आप अपने अंदर इसकी स्टेट या में यदि मोशंस हो रहा है तो उसको चेंज नहीं कर सकती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इट विल रिमेनिंग एट रेस्ट।
यदि कोई ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट आराम में है तो आराम में ही रहेगा, मतलब रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। एंड इफ इट इज अ यूनिफॉर्मली मोशन इट कंटिन्यूअसली टू द मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस इज अप्लाइड। और यदि कोई यूनिफॉर्मली मोशन में कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है तो वो रेगुलर करता रहेगा। यदि कोई बॉडी में खुद अपने आप चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी जो है कंटिन्यूअसली मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या नहीं लगाया जाए। इसके एग्जांपल हम देखेंगे कि यदि पंखा चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा जब तक कि आप या तो उसका स्विच ऑफ नहीं करते हैं या लाइट का जाना संभव ना हो। उस सिचुएशन पर वो जो होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर आएगा। अब इसके साथ हम आते हैं, इसमें एक इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या है? देयर इज इनहेरिटेंट property of an object by virtue of which it cannot changes itself of motion or rest by itself. This property is called inertia. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा है कि a body cannot change its state of motion by itself. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वही क्या कहलाती? इनर्शिया कहलाती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि कोई भी बॉडी हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, वो कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बाय इटसेल्फ। वो खुद ही अपने आप किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। हम आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। If a body is at rest, it will continue to be rest unless some external forces is applied on it. क्या कहा हमने? यदि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी तब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाए या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसका भी हम एग्जांपल देखें कि एक बुक हमारी किसी टेबल के ऊपर रखी है तो तब तक रखी रहेगी या तो हम लोग उसको उठा के दूसरी जगह नहीं लगे, यदि उसको उठाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो वो चीज आगे की ओर बढ़ेगी। तो इसके एग्जांपल इसमें भी दे रखे हैं। व्हेन अ ट्रेन इज स्टार्ट मूविंग सडनली, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट टेंड टू फॉल बैकवर्ड। ये चीज आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस में देखी होगी इसको, कि जब कोई ट्रेन रेस्ट से एकदम स्टेशन पर खड़ी है और एकदम चलना चालू करती है तो उसमें बैठे हुए पैसेंजर पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये भी क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेन तो क्या हो गई कि कंटिन्यूअसली क्या है कि मोशन में आ जाती है, लेकिन उसमें बैठा हुआ पैसेंजर जो होता है वो क्या है कि मोशन में नहीं आ पाता है, इस चक्कर में वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट अवस्था में था लेकिन जो ट्रेन है वो रेस्ट में नहीं रहेगी, इसलिए वो क्या हुआ? पीछे की ओर गिर गया। नेक्स्ट, व्हेन अ कारपेट इज बीटन अप विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर डिटैच्ड। मतलब यदि किसी कारपेट को हम किसी स्टिक से मारते हैं उस सिचुएशन पर उसके डस्ट पार्टिकल्स उससे दूर हट जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इनर्शिया मोशन। इनर्शिया किसकी बात करी हमने? पहले रेस्ट की बात करी, मोशन की बात करी। When a body is uniformly motion, अभी हमने हमारे पास जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी, अब यहाँ पर जो बॉडी है वो मोशन में है। It will be continuous to remaining in uniform motion. It resets any changes in its state of motion due to the inertia of motion. यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है तो कंटिन्यूअसली टू बी रिमेनिंग इट यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहेगी। अब इस चीज को हम कैसे समझें कि व्हेन अ पर्सन जंप आउट ऑफ मूविंग बस ही शुड रन इन द डायरेक्शन इन विच बस इज मूविंग द, अदरवाइज ही विल फॉल डाउन। इसका भी हमारी डेली लाइफ का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बस में
से उतरना चाह रहा है, उस कंडीशन पे उसको उतरना है, तो जिस डायरेक्शन में वो बस जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको दौड़ना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में उसको उतरकर आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो उतरता है, उस कंडीशन में वो गिर जाता है, क्योंकि ये इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल है। जो इसमें मोशंस क्योंकि यहाँ पर जो बस है वो मोशन में थी, तो सामने वाले को भी मोशन में उसी डायरेक्शन में आगे की ओर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और फोर्स जो चेंज होगा वो रेट ऑफ चेंज होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम देखें कि ये जो फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ का, F = ma होगा। अब यूनिफॉर्मली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन्स होगी। अब यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम। ये जो मोमेंटम होता है इसकी बात कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड अ मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, P = mv होता है। अब आता है इम्पल्स। इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m फॉर अ टाइम इंटरवल t, डेल्टा t है, एंड if change is velocity is delta v, then impulse f dt या mvt होगा। यदि हमने किसी भी बॉडी के ऊपर F फोर्स अप्लाइड किया है और बॉडी का मास m है, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया डेल्टा t समय के लिए किया है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज v आता है। तो F = ma था, तो a यहाँ पर वेलोसिटी डेल्टा v में कन्वर्ट हो गया, तो F = m डेल्टा v हो जाता है। ये इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स जो होता है चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज होगा वही इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स की जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड होती है। अब इसके एग्जांपल भी हम देखें। While catching a cricket ball, a player moves his hand backward. Cricket ball coming toward fielder has a large momentum. By doing so, he increases the time interval to reduce the momentum of the ball. Rate of the change of momentum becomes slow. इस चीज का भी हम लोग हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। हम सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो देखिए, यदि कोई बॉल को हमने उधर से फील्डर द्वारा कैच की जाती है, उस सिचुएशन पर वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और उसको फिर पीछे जाके पकड़ता है। उसका रीजन क्या है, इससे जो टाइमिंग है उसको पकड़ने का वो इंक्रीज होगा, लेकिन मोमेंटम ऑफ लार्ज फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसका मोमेंटम, उस बॉल का। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारे हाथों पे उसके गेंद की लगेगी भी नहीं और हम गेंद को पकड़ भी पाएंगे। ये इम्पल्स का एक एग्जांपल है। अब न्यूटन का जो सेकंड के बाद थर्ड लॉ है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, यदि इफ अ बॉडी ए एक्सट्रैक्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी बी एंड द बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए। यदि ए बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स लगाती है और बॉडी बी उसी के ऊपर इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्स लगाती है ए के ऊपर, तो हम इसे न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। द फोर्स exerted by A on B is called a action, while the force exerted by B on A is called a reaction. A से B के ऊपर लगाया गया फोर्स एक्शन कहलाएगा, लेकिन B से A पर लगाया गया रिएक्शन कहलाएगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एज टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के अपोजिट आपको इक्वल रिएक्शन मिलती है, लेकिन वो अपोजिट होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है।
जैसे कि इसका एग्जांपल है, जनरली हमें समझ सकते हैं, हंसी मजाक के रूप में बोल सकते हैं कि यदि किसी को ऊपर ने एक थप्पड़ मारा और सामने वाले ने भी रिप्लाई करके हमको थप्पड़ मार दिया, तो न्यूटन सेकंड लॉ का एक एग्जांपल हो सकता है। फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ये जो फोर्स होता है वो हमेशा पेयर फॉर्म में ही लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट डिफरेंट बॉडीज, और यदि ए के ऊपर एक्शन हुआ तो उसका ए के ऊपर ए द्वारा एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन बी के द्वारा ही किया जाएगा। बाय हिटिंग अ टेबल विथ अ प्लम वी अप्लाई अ फोर्स, द टेबल आल्सो एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑन प्लम ऑन हिटिंग इट। यदि हम किसी भी टेबल के ऊपर हथेली से जोर से हीट करते हैं, उस सिचुएशन पर वहां पर हमारे द्वारा एक्शन किया जाता है हमारी हथेली के द्वारा, जबकि रिएक्शन वहां पर टेबल के द्वारा फोर्स में किया जाएगा। तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगाते हैं उसके अपोजिट फोर्स टेबल भी हमारे ऊपर लगाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हेन द bullet is fired from a gun and equal and opposite force is applied on a gun, due to the which gun is recoils in the backward direction। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा और आप ट्राई भी ना करें, है ना, कि यदि किसी गन के द्वारा जब गोली दागी जाती है तो जितना फोर्स गोली बाहर जाने में करती है उतना ही फोर्स वो उस बंदूक को पीछे की ओर धकेलती भी है। ये एग्जांपल न्यूटन से थर्ड लॉ का है, और प्लीज इसका कभी भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करें आप लोग। हम आते हैं हम नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम। According to the law of conservation of momentum, if there is no force acting on a system, the momentum of the system remaining unchanged। यदि किसी सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो मोमेंटम इसी जो होगा वो रिमेनिंग सिस्टम को चेंज ही रहेगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, यदि कोई वस्तु घूम रही है तो घूमती रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अब इसको हम ये भी देख सकते हैं, इफ अ ग्रुप ऑफ बॉडी आर exerting force on each other, their total momentum remaining conserved before and after the interactions, provide there is no external force acting on them। the group body है, यह एक दूसरे के ऊपर बकायदा बराबर फोर्स यदि लगाती है तो टोटल मोमेंटम रिमेनिंग कंजर्वेशन बिफोर आफ्टर क्या होगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। यदि हम लोग कोई दो बॉडीज ले लें और दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगा दें तो वहां पर उनके अंदर मोमेंटम होगा तो सही, लेकिन वो क्या होगा, नो चेंज के जैसा ही होगा। अब नेक्स्ट जो आता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब इफ अ ग्रुप ऑफ बॉडी आर एक्सर्टिंग फोर्स on each other, their total momentum remaining। ऑब्वियसली बात है, दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो रिमेनिंग रहेगा, कंजर्व रहेगा बिफोर और आफ्टर इंटरएक्शंस, दोनों के ऊपर एक्शन लगाने के बाद में। तो वही चीज दे रखी कि m1v1 प्लस m2u2 था, वही जो है वहां पर आपका v1 और v2 हो गया, तो m1v1 और m2v2 दोनों चीजें एक जैसी रहेगी। अब हम आते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। इफ अ स्विच ऑफ the engine of a car, it will stop after moving a certain distance, it means that the some retarding force is acting on the car which stop it। the force oppose the motion of a car is called a force of friction। यदि किसी कार के इंजन को हम रनिंग पोजीशन में बंद कर देते हैं तो वो कुछ दूरी के बाद में रुकती है,
तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्योंकि स्टॉप तो इंजन तो हमारा क्या है कि हैंड टू हैंड हो गया था, लेकिन वो क्या करती है, आगे की ओर जाती है और इसके बाद में बंद होती है। द फोर्स अपोजिंग टू द मोशन ऑफ अ कार इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फोर्स है ये उस मोशन को क्या है, रोकता है। अब रोकने में डायरेक्टली तो गाड़ी रुक नहीं पाएगी, वो क्या करेगी, थोड़ा आगे जाकर रुकती है। तो वो जो कार के इंजन को बंद करने से लेकर उसके रुकने तक का जो टाइमिंग रहेगा उसमें लगा वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। अब यहां दे रखा है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंटल to the force in contact and always in direction of opposite to the direction of the motion of object। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये हमेशा उसकी सतह पर लगता है, सरफेस पर लगता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है, जो दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस विच आर कॉन्टेक्ट ईच अदर। जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा विरोध करता है रिलेटिव मोशन का, जो दो सरफेस के बीच लगता है। यदि कार की बात करें तो कार के अंदर फ्रैक्शनल फोर्स जो होगा वो यहाँ पर दो रिलेटिव बॉडीज जो होगी वो होगी एक तो कार का पहिया और एक रोड, इन दोनों के बीच जो लगेगा फोर्स वो क्या करेगा, फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स होगा, और जो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, जो कार और के पहिए और रोड के अंदर लग रहा है। अब नेक्स्ट जो आता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को हम किस तरह से रिड्यूस कर पाए। तो रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करें, ऑयल का यूज कर या चिकनाई युक्त चीज का यूज करके हम जो है फ्रिक्शंस को कम कर सकते हैं। इन अ मशीन फ्रिक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द अप्लाइंग lubricant between the contact surface to the feel the fine pore and depressions in the surface and make them the smooth, thereby reducing the frictions। कोई भी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनों के बीच में हम लोगों को ग्रीस का यूज करना पड़ता है, ऑयल का यूज करना पड़ता है, जिससे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लगने वाले फ्रिक्शंस को कम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें चिकनाई आ जाती है। और नेक्स्ट है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से मतलब यदि हम सरफेस के ऊपर उसके पॉलिश कर देते हैं तो उससे भी क्या होगा, फ्रिक्शंस का रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का भी यूज करने से क्या होगा कि मशीनें स्मूथली चलने लगेगी, उनमें रोलिंग अच्छे से होगी और वहां पर फ्रिक्शन जो होगा लेस हो जाएगा, तो इसके लिए ये भी जरूरी है। नेक्स्ट होता है स्ट्रीमलिंग, मतलब क्या है, किसी भी चीज का सिस्टमेटिक तरीके से यदि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स बना दिया जाता है तो भी हम फ्रिक्शंस को कम कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ अ बोट्स एंड शिप्स आर स्ट्रीमलिंग, फ्रिक्शंस ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। जो आप देखिए नाव जो है, शिप जो है, उसका आगे से मुंह जो है वो ट्रायंगल के कोने जैसे कोर जैसा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो क्या करेगा, पानी को काटते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपका स्ट्रक्चर्स आप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फ्रिक्शंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो वहां पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने का। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। पहली बात है वेयर एंड टेयर, टूट फूट। In machine part like gear, brakes, when they come in a contact with each other continuously, they wear out gradually, which should be replaced time to time। सिंपल सी बात है, टूट फूट भी होती है। मशीन के पार्ट्स जो रहते हैं, गियर है, ब्रेक्स हैं, ये क्या है कि बार बार कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो उससे क्या होंगे, इनमें टूट फूट होगी, तो हमेशा इनको रिप्लेस करना ही पड़ता है। फ्रिक्शन रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जो फ्रिक्शंस होते हैं वो मशीन की एफिशिएंसी को भी कम करता है। फ्रिक्शन इज मशीन प्रोड्यूस हीट एंड
discernible noise which damage the machines to avoid excessive heating water in the circulated in the machines generally। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शंस होगा तो मशीन के प्रोड्यूस क्या करेगी, हीट करेगी और नॉइज भी करेगी, और ये चीजें क्या होती है, मशीन को डैमेज भी करती है। अब नेक्स्ट जो आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस ऑफ फोर्स, इसमें है फर्स्ट, वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक if there had been no friction between the sole of our shoes and the ground। अब हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस की। तो पहली बात है कि यदि हमको चलना है तो चलने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पर हम नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो चलने के लिए हमारे जूतों के सोल और ग्राउंड में होगा, और जिससे हम लोग आगे को चल पाते हैं। If there had been no friction, the wheels of car will slip instead of floating and stop moving। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा उस कंडीशन में कार के पहिए के बीच स्लिपिंग होगी और वह स्टॉप हो जाएगी, घूम नहीं पाएगी, नॉट ए मूविंग। फॉर दैट वी हैव इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द टायर corrugated to get better grips of tires on a road, also friction in increased। अब यदि हमको फ्रिक्शन बनाना है तो फ्रिक्शंस के लिए हम लोग टायरों के अंदर ग्रिप्स का यूज करते हैं, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन brakes are applied, the vehicles stop due to the force of friction between the brakes lining and the drums। ड्रम और लिनिंग के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण हम लोग जैसे ही व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं तो हमारी व्हीकल क्या होती है, रुक जाती है। उसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन है। In the absence of frictions, we cannot write on a blackboard with the chalk sticks, because the chalk sticks will be slide off a board without leaving any marks on the board। इसी तरह से यदि हम लोगों को चौक से लिखना है, कॉपी में लिखना है, ये सारी चीज़ों के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है, और यदि बिना हम चाहें कि हम बोल पाए विदाउट फ्रिक्शंस के, तो ये भी संभव नहीं है। आपने फ्रिक्शंस पढ़ा और उसके रूल्स पढ़े, लॉ पढ़े, प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे।